नमस्कार, जंग हिंद में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। जैसे कि उत्तराखंड में हम हैं, इस समय राजधानी देहरादून में भी है और जिस तरह से मुकाबला काफी दिलचस्प है पांचों सीटों पर उत्तराखंड की। और अगर बात करें टिहरी सीट की तो इसका इतिहास यही है कि राजघराने की सीट रही है। बेशक राजघराने की सीट रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसका फायदा उठाया है और हर बार जीत हासिल भी की है। कांग्रेस की बात करें तो उसने थोड़ा ज्यादा जीत हासिल की है, तो बीजेपी भी कम नहीं है। एक बार जनता दल ने भी इस पर कब्जा जमाया था। कुल मिलाकर अगर देखें 2014 की बात करें तो माला राजलक्ष्मी जब जीती थी तो आज भी उनका जो हौसला है वो बुलंदियों पर है। इसके अलावा बात करें प्रीतम सिंह की तो वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। वो भी ये जानते हैं कि कितनी ज्यादा अहमियत ये जीत उनके लिए रखती है। तैयारियां दोनों की है, नामांकन हो चुका है, अब बाकी है सिर्फ उनकी पूरी तैयारी वोट के लिए। क्या वो जनता को मना पाएंगे, अपने पक्ष में कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए आज हम राजधानी देहरादून में पड़ताल भी करके आए हैं और कुछ सवाल भी है जिनके जवाब हम बीजेपी से पूछने वाले हैं। खास पैनल मेरे साथ है, उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। बीजेपी से हमारे साथ है यहां पर डॉक्टर देवेंद्र भसीन साहब, बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। अभिमन्यु साहब हैं जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। राजीव उनियाल साहब हैं, बीजेपी से हैं। आगे मैं बात करूं तो डॉक्टर आरपी रतूड़ी साहब है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। प्रदीप भट्ट साहब है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। राकेश काला साहब है हमारी पार्टी से, सामाजिक कार्यकर्ता भी है। राकेश राणा साहब है कांग्रेस से। इसके अलावा पुरुषोत्तम भट्ट साहब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा सुजाता पोल मैडम हमारे साथ जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है। तो शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी से इसलिए क्योंकि सत्ता में भी है और जिम्मेदारी आप पर है कि आप जनता को कुछ दे पाए कि नहीं दे पाए हैं 5 साल में। क्यों वोट दिया जाए बीजेपी को? निश्चित तौर पर पिछले 5 वर्ष का जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का रहा है वो उपलब्धियों से भरा हुआ कार्यकाल है और इस बात को पूरी देश की जनता ने महसूस भी किया है। और विशेष तौर पर गरीब तबका, उसके लिए जो योजनाएं बनाई गई थी उसका सीधा लाभ उनको पहुंच रहा है। और साथ ही उत्तराखंड के अंदर पिछले 2 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत काम किए हैं और केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में त्रिवेंद्र जी की सरकार, ये डबल इंजन ने प्रदेश को विकास के नए रास्ते पर डाला है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के आधार पर वोट मांग रही है और जनता उसको अपना पक्ष देने वाली है। राजलक्ष्मी को क्यों वोट दिया जाए? राजघराने से हैं और प्रीतम सिंह तो कहते हैं कि अब की बार उखाड़ फेंकेंगे राजशाही। पिछले 2 बार से लगातार माला राजलक्ष्मी जी इस सीट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। उनका जो जनसंपर्क है, जनसंवाद है, हर क्षेत्र में हर वर्ग के लोगों के साथ लगातार बना हुआ है। और जो उनके प्रति उनका जो समर्पण, पार्टी के समर्पण, लोगों के काम के लिए समर्पण, उनकी सक्रियता और कंटिन्यूटी, ये बहुत बड़ा उनका संबल है। इसके साथ साथ जिस वो घराने से हैं उस घराने ने भी इसको राजा मानवेंद्र शाह, वो भी 8 बार के सदस्य यहाँ संसद सदस्य रहे और क्लीन चेहरा आज की जो आज राजनीति में जिस प्रकार की साफ छवि उनकी है। लेकिन एक सवाल ये, आप सक्रिय तो कह रहे हैं लेकिन सवाल ये उठते हैं कि वो जनता से तो मिल ही नहीं पाती है। ऐसा नहीं है, महारानी का लगातार संपर्क जो है वो जनता से बना हुआ है। और इसका ये उदाहरण है कि अगर ऐसा होता तो वो दूसरा चुनाव, उपचुनाव के बाद मेन चुनाव नहीं जीतती और अब वो तीसरा जाता है। उस समय तो मोदी लहर थी। नहीं, मोदी लहर के साथ साथ व्यक्तिगत छवि भी जो थी प्रत्याशी की, उसने भी रोल किया। मोदी लहर तो थी, छवि काम आएगी उनकी, निश्चित तौर पर आएगी और वो बहुत अच्छे मार्जिन से फिर तीसरी बार जीतने जानी है। तीसरी बार जीत का दावा ठोका जा रहा है। प्रीतम सिंह क्या चुनौती दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? निश्चित तौर पर यह देखिए कि टिहरी लोकसभा का जो हमारी सांसद है महारानी राज्यलक्ष्मी शाह जी, उनकी आप एक उपलब्धि बता दीजिए कि पिछले 4, 5, 7 साल से सांसद हैं, उनकी कौन सी एक उपलब्धि है? उनकी सिर्फ एक उपलब्धि है कि वो उपलब्धि कह रहे हैं सर। देखिए, पहली बात तो मैं मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि महारानी राजलक्ष्मी जी जो हैं उनके जो सांसद निधि का कार्य है, अगर आपने एक नज़र उस पर डाली होती। नजर डाली सर, 7.5 करोड़ सिर्फ खर्च कर पाए हैं 25 करोड़ में से, मैंने नजर डाली सर। मैं बताता हूँ आपसे, वो उनके द्वारा कार्य किए गए और दूसरा उनके द्वारा जो पार्टी स्तर पर प्रयास हुए और टिहरी क्षेत्र के विकास के लिए काम हुए हैं वो अपने आप में अद्वितीय हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो इनके अभी आपने प्रश्न किया था राजशाही उखाड़ने का, तो हमारा प्रीतम सिंह जी से अनुरोध है, कृपया अपने कांग्रेस की जो विरासतें हैं, जो उनके बड़े बड़े राज महाराजे घराने हैं, उनको भी उखाड़ने का, राज महाराजे जो घराने हैं उनको उखाड़ने का काम भी करेंगे अगर आप कहते हैं राजशाही उखाड़ेंगे यहाँ से। देखो, कांग्रेस ने एक बार पहले भी उखाड़ा, जब सांसद परिपूर्णानंद पैनोली जी बने थे तब भी महाराजा को हराया था। और वर्तमान में सीधा सीधा
2014 के जो आपने वादे किए थे उनमें अगर एक वादा पूरा किया हो, कौन सा मुख्य आप मानते हैं वादा किया गया? आ रहा हूं, आपने माननीय मोदी साहब ने 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण वादे किए थे। प्रत्येक को कहा था कि मैं 15 लाख दूंगा काला धन ला करके, रोजगार 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को दूंगा, अच्छे दिन लाने का काम करूंगा, और 2 और कहा था कि महंगाई घटाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। न तो 15 लाख खाते में आए, न 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मिला, न ही अच्छे दिन आए, क्योंकि 400 का गैस सिलेंडर अब 900 में हो गया। उज्ज्वला योजना तो आई है ना, उज्ज्वला योजना से क्या हुआ? उज्ज्वला योजना जरा ये बताएं ना, उज्ज्वला योजना में जो आपने सिलेंडर दिया है उसमें 60% सिलेंडर दोबारा रिफिल नहीं हुए। जरा जाके पहाड़ों में स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दों की बात करें, देहरादून के टिहरी की बात करें, क्या बड़े मुद्दे हैं जो वायदे किए गए थे राजलक्ष्मी के द्वारा वो पूरे नहीं हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक अच्छा सा एक झूठ का एक भ्रम जो है जाल उन्होंने जनता के बीच में फैला रखा। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा, कभी चाहे पंचायती स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो। हमेशा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाई भतीजाबाद के नाम पर, पैसे के नाम पर, राम के नाम पर, रहीम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर आरोप है तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह सकती है, वो उनका एक नहीं, पहले से आरोप लगते रहे कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। आइए विकास के मुद्दे पर हमसे बहस करें, एक के मुद्दे पर हम भी चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर बहस की जाए। यहाँ पर जो जनता मौजूद है उनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी जो धरातल की सच्चाई है वो बता पाएंगे। काला साहब, आप बताइए कि वाकई में क्या कमियां हैं अभी तक जो रह गई हैं, जो वायदे किए गए थे पूरे नहीं हो पाए हैं? देखिए, जहां तक मैं बात करता हूं, बीजेपी और कांग्रेस की इनकी आवाजें इसलिए धीरे हैं, धीमी है, क्योंकि इन्होंने काम कभी नहीं किया। वोट इनको चाहिए गरीब कार्यकर्ता से, टिकट देंगे महारानी को। भाई, गरीब कार्यकर्ता को क्यों नहीं आप टिकट दे देते? देखिए, इसका जवाब जनता देगी। हम कहते कार्यकर्ता को वोट दीजिए, जब वोट देने टिकट देने की बारी आती है तो ये हैसियत पूछते हैं। अरे, जो गरीब व्यक्ति है उसकी हैसियत नहीं होती क्या? तो टिकट लेने क्यों जाते हैं आप उनके पास? तो हमारा मानना है इन्होंने काम कभी नहीं किया। बड़ा महारानी जी को ही क्यों टिकट दिया गया है? क्या किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं है? आप पर सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि काला जी ने हमारे 5 सीटों पर देखा नहीं होगा। तीरथ सिंह रावत जो हमारे गढ़वाल के प्रत्याशी हैं, बिल्कुल सामान्य परिवार के हैं। अजय भट्ट जी का भी कोई बहुत बड़ा कोई खानदान जो है वो रईस खानदान नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अजय टमटा जी निश्चित तौर पर एक बहुत सामान्य परिवार से आए हैं, और निशंक जी की भी जो शुरुआत हुई है वो अपने आप में बिल्कुल एक शिक्षक के रूप में हुई है। तो ये सभी लोग हमारे सामान्य कार्यकर्ता हैं, और हमारे तो प्रधानमंत्री भी एक सामान्य स्थिति से उठ करके आए हैं। जो राजघराने की कहानियाँ होती हैं और बड़े परिवारों की कहानियाँ हैं वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, और बेहतर होता काला जी अगर इस पर भी सोच लेते तो ये बात ना कहते हो। लेकिन सर ये बताइए कि वीवीआईपी सीट ही ये मानी जाती है, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कभी कोई आम व्यक्ति यहां से चुनाव लड़े बीजेपी या कांग्रेस की ओर से? क्या इसमें भी कोई रहती है चीजें, या फिर सही है चल जाता है कि कोई भी खड़ा हो? क्या विकास होना चाहिए? कमल जी, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भगत सिंह का नाम सिर्फ एक दिन लिया जाता है। श्रीदेव सुमन जी का नाम शायद ये लोग जानते भी नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ईद का चांद एक मुहावरा है, ईद का चांद, जिसका ये लोग जश्न मना रहे हैं। 5 साल अभी महारानी जी एक एक गली एक एक कूचे घूमेंगी। 5 साल तक महारानी जी कहाँ थी पता नहीं चला। मैं तो जिस विधानसभा में रहता हूँ वहाँ के विधायक खजानदास जी हैं, और मैं एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा संगठन चलता है, शायद वो मुझे पहचानते नहीं होंगे, क्योंकि हम समाज में काम करते रहते हैं, हम गरीबों के बीच में उठते बैठते रहते हैं, लेकिन ये लोग शायद हम लोगों को नहीं जानते होंगे। यही तो समस्या है सबसे बड़ी। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये आरोप आप पर लगते हैं कि महारानी जी दिखाई क्यों नहीं देती हैं जनता के बीच। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं मेरी शक्ल भी शायद ना जानती हूँ। ऐसा है कि मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता। जो लोग ये कह रहे हैं वो पूर्व में खुद भाजपा में रह चुके हैं, और उनको और भाजपा के लोगों को सभी लोग जानते हैं, है ना। और रही बात महारानी जी की, तो अगर ऐसा होता जैसा तथाकथित रूप से कहा जा रहा है तो जनता बार बार उन्हें नहीं चुनती। जनता क्यों चुन रही है? क्या किसको क्यों कैसे चुना जाएगा? क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? ये लोग मोदी लहर में सब जीत गए, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इनका ही कहना नहीं, सारी पब्लिक का कहना है कि रानी जी को मोदी लहर में ही जीती राजलक्ष्मी।
जी हाँ, मोदी लहर में ही राजलक्ष्मी जी जीती हैं। अदरवाइज आप अगर जाके देखें तो टीडी गढ़वाल में, नरेंद्र नगर में अभी होकर आया हूँ, तो राजलक्ष्मी जी के कार्य से कोई भी खुश नहीं है। देहरादून में क्या सड़कें नहीं है क्या? बहुत अच्छी सड़कें हमने तो देखी, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा ही हाल है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और जो गांव गोद लिए गए हैं सांसदों द्वारा, उस पर भी कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या आपने भी देखी ये चीजें? दोनों ही दल हाशिए पर खड़े हैं, दोनों ही दल। दोनों की स्थिति ये हो चुकी है प्रदेश में कि इस अवसर को कैसे करके बुनाया जाए, ये मतलब अंतिम क्षणों तक आज मायूस जनता हो चुकी है। नोटा का अत्यधिक कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। सर, मैं 2-3 चीजें बीजेपी से पूछना चाहूंगा कि आप जो 2014 का आपका घोषणा पत्र था, इस बार वही रहेगा, नया बनेगा? क्योंकि काम तो कुछ हुए नहीं है। दूसरी बात, रानी की बात करते हैं हम। रानी जो मैडम है, कभी हुआ करता था जब महाराजा मानवेंद्र शाह को मंत्री पद दिया जा रहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया कि राजा के आगे मंत्री शब्द नहीं लगेगा, लेकिन आज रानी जो है चौकीदार शब्द अपने नाम के आगे आज वोट मांगे। रानी जी चौकीदार शब्द का आप इस्तेमाल कर रही हैं, और उन्होंने एक बताई भी जो बातें नौजवान बता रहे हैं कि उन्होंने मंत्री शब्द भी अपने नाम के आगे नहीं लगाया था। एक सवाल आपका और भी था, उसका भी जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक हमारे मित्रों ने सवाल किया विकास के बारे में, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि अगर ये लोग अध्ययन करके आए होते जो विकास हुआ देश के अंदर, और मैं यहाँ पर गिनवाने को तैयार बैठा हूँ और बिल्कुल खुलेआम बात कर रहा हूँ। अभी आप ही ने एक योजना का जिक्र किया था, उज्ज्वला योजना का। कितनी बड़ी संख्या में देश में 6 करोड़ परिवारों को निःशुल्क जो है वो दिया। सिलेंडर भी महंगे होंगे कह रहे हो? कहने छोड़िए, कांग्रेस के तो हुए सर, मानो आप मानते कि नहीं मानते? पहली बात तो ये है कि सिलेंडर जो आम व्यक्ति का पैसा था उसके खाते में लौट रहा है, सीधा उसके खाते में जाता है। जो सब्सिडी है उसको अगर हम जोड़ देंगे तो सिलेंडर अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता है। ठीक। दूसरी बात, अभी जो आयुष्मान भारत की योजना है वो किसके लिए है? गरीब परिवारों के लिए। परिवारों के लिए इतना सारा काम कर रखा है सर, फिर कमियां कहाँ दिखती हैं आपको? गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो चूल्हा चौका करती थी, आंख में धुआं जाता था, उज्ज्वला योजना के तहत इतने करोड़ सिलेंडर दिए गए हैं। मैंने कहा नहीं कि अब ये झूठ पर आधारित पार्टी है, इनकी ट्रेनिंग ही झूठ पर है, तो उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। सवाल ये है कि आप आंकड़े उठा के देखें, जो आपने मुफ्त में सिलेंडर दिए कितने रिफिल हुए, आपके आंकड़े पर रिफिल हुए सर? देखिए, एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। आज की कांग्रेस का वही हाल हो गया है, यथा नेता तथा कार्यकर्ता। आज राहुल गांधी क्या है? झूठ और जालसाजी का एक व्यक्तित्व, पुलंदा। आज सारा का सारा कांग्रेस का कैंपेन झूठ और जालसाजी पर आधारित है। वही यहाँ बोल रहे हैं, इनको पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देती है। आपको कुछ भी दिखाई क्यों नहीं देता सर? इतना विकास हो रहा है, वो कह रहे हैं देश तो अमेरिका बनने वाला है अभी। ये एक अटल आयुष्मान योजना जो इनका प्रचार कर रहे हैं और जगह जगह इनके विज्ञापन लगे हैं। इस योजना की सच्चाई मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मरीज कोई अस्पताल में भर्ती, निजी अस्पताल में, और वेंटिलेटर भर्ती है, तो उस कार्ड पे वो कहते हैं कि आपको जो है इसका चार्ज 15,000 रुपए है, जिसमें से अटल आयुष्मान से आपको मात्र 2,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। बाकी के 13,000 रुपए आपको अपने जेब से देने पड़ेंगे। तो जब मरीज को अपने जेब से खर्च करना पड़ेगा, जागरूक नहीं, आप जागरूक कीजिए ना, सरकार ने तो योजना बनाई है, आप जागरूक कीजिए। क्या हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और लोग 13,774 लोग आयुष्मान अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत फायदा उठा चुके हैं। फायदा। आंकड़ों के माहिर भारतीय जनता पार्टी को लोग कुछ भी कह सकते हैं। अभी उज्ज्वला योजना का जो आप जिक्र कर रहे थे, आंकड़े कहां से लाते हैं बताइए? आप चैलेंज कीजिए आंकड़ों के साथ ही। मैं उज्ज्वला योजना का जिक्र कर रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं। जो वो फॉर्म है उसको एक बार आप डीपली पढ़िए। मैं भसीन साहब का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन झूठ के मामले में उच्च कोटि के लोग हैं कि वो जो फॉर्म है उसमें लिखा हुआ लोन बेसिस, यानी जब आपको सिलेंडर दिया जाएगा तो 6 महीने में 500 रुपए उसका लिया जाएगा 6 महीने तक। यानी वो स्कीम जो है लोन बेसिस स्कीम है, और लोगों को गुमराह कर दिया। क्या गुमराह कौन कर रहा है? गुमराह कौन कर रहा है? सामाजिक कार्यकर्ता है। गुमराह कौन कर रहा है इनमें से? बताइए आप। देखिए, 3 हमने इसलिए जो प्रवक्ता है एक तौर पर हमने खड़े किए हैं ताकि आप तीनों की बातें पहुंच सके जनता तक, लेकिन जो विश्लेषण है वो आप करेंगे। देखिए, गुमराह दोनों पार्टी कर रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कर रही है, बीजेपी, दोनों मिलकर गुमराह कर रहे हैं। जैसे अभी आदरणीय हमारे गुरुजी श्री भसीन साहब ने कहा था कि रानी जी के अलावा औरों को भी हम टिकट दे रहे। तो साहब, मुझे समझ नहीं आता, मैं वोट गरीब को देता हूं, ये अमीर कैसे हो जाते हैं? ये सारे के सारे अरबपति करोड़पति हो रखे हैं। मैं चाहूंगा इसका जवाब भी अगर हमें मिल जाए तो जरा हमारी आप दीजिए सर, जवाब दीजिए, आप दीजिए। आपके नेता जो हैं श्री अरविंद, एक बात मैं जोड़ दूं छोटा सा, कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ा समाचार है कि
हिमाचल प्रदेश के वे पूर्व केंद्रीय मंत्री जिनके बिस्तर में करोड़ों रुपया बिस्तर में लगा के सोते थे, आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वो गरीबी हो गई। देखिए, नहीं, पंडित सुखराम की बात कर रहा हूँ। पंडित सुखराम की बात, सुखराम हिमाचल के, हिमाचल की बात। हाँ जी, अभी आधे घंटे पुरानी बात बता, हिमाचल की बात। तो जो हमको बात सिखा रहे हैं ईमानदारी की, तो इनका तो पूरा ही जो है तंत्र कांग्रेस। देखिए सर, आज़ादी के बाद से ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बेसिक फर्क आया है। बेसिक फर्क यह है कि कांग्रेस ने एक कॉकस बना रखा था जो संसाधनों पे कब्जा रहता था, गरीब तक इनकी दया आती थी, और मोदी जी आज गरीब के साथ न्याय कर रहे हैं। तो दया और न्याय का फर्क जो है ना, वो दिखाई दे रहा है साहब। लेकिन आज ही ठीक है, के बैंक अकाउंट में आ रहा है। ठीक है, बताइए। मैं कमल जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। जब आप लोग वोट लेके जाते हैं तो अपना एक घोषणा पत्र ये लोग लागू करते हैं ना, घोषणा पत्र, जिसके आधार पर पब्लिक उसको पढ़ती है और पब्लिक वोट देने जाती है, क्योंकि आज के हर लोग जागरूक हैं। मैं दोनों पार्टियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जो जितनी भी सुविधा या तनख्वाहें लेते हैं वो जनता के पैसों की होती है। अगर आप अपने घोषणा पत्र सही तरह से लागू नहीं कर पाए, उसका कोई भी आप कार्य पूरा नहीं कर पाए जो जितने आपने घोषणा पत्र में करी थी, तो क्या आप लोगों की सब्सिडी और तनख्वाहें वापस लेनी चाहिए? ये दोनों से सवाल है सर, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए, आप वरिष्ठ नेता है। देखिए, सवाल अपनी जगह तैरना चाहिए, होना चाहिए। इसीलिए तो जागरूक जनता के लिए लोकतंत्र हमने कुर्बानियां दी। ये तो कांग्रेस का इतिहास है कि लोग बोल सकें। इनसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है, घोषणा पत्र की बात करेंगे। मैडम आप बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दोनों ही पार्टियों से असहमत हूँ। इन लोगों ने सिर्फ अपना ये लोग स्वार्थ और बाकी कुछ नहीं, किसी जनता के लिए इन लोगों का कुछ काम नहीं, धरातल पे एक पैसे का काम नहीं करते ये लोग। उत्तराखंड के लिए मतलब हम लोगों, आप देखिए विकास की बात कर रहे हैं लोग, कहाँ पे विकास है? समस्या बताइए। बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या है। एक तो सफाई है, दूसरा एजुकेशन है, दूसरा इन लोगों ने सारी जमीनें भी बेच के खा गई, अपनी 10 पीढ़ियों के लिए कमा के रख देते हैं, बाकी इनको बताइए। ये मैडम देखिए, आप ना तो कांग्रेस की और ना बीजेपी की, दोनों को कह रहे हैं, आप दोनों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सर। आप ये बताइए, आप कहेंगे कुछ, आप उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ मिसेस काला का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये देश आज़ाद हुआ था तो ऊर्जा के क्या स्रोत थे, कितने डैम थे, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बने। कितनी नहरें थी, वो तो कहते कि 55 साल में सर जो नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ, वो तो कह रहे ना। पहले मैं कह रहा हूँ ना कि जो ऊर्जा आज ये उज्ज्वला योजना ये दे रहे हैं और जो बल्ब की बात करते हैं, ये बताएं कि कितने डैम बनाए? जो बने सब कांग्रेस के कार्यकाल में। IIM खुले, IIT खुले, एम्स खुले। अरे इन्होंने तो नहीं सुने, 24,000 गांव बिजली से क्यों छूट गए जो अब हुए? भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। इन्होंने केवल जो ग्रेजुएट थे, जो बीटेक थे, जो एमटेक थे, उनसे कहा पकोड़े तलो, पकोड़े का बिजनेस। सुनिए, मैं तो इनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि 10 साल केंद्र में रहे और उत्तराखंड में भी रहे, इनकी केवल एक उपलब्धि रही, वो भ्रष्टाचार। और इनके राहुल जी से लेकर सोनिया जी हो, सारे के सारे बिल पर हैं। हमने कहा, सुनिए एक बात तो सुन लीजिए, हमने कहा हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार चोर कह, सुनिए, और ये कहते हैं मैं भी जमानत पर, मैं भी जमानत पर। जिस दिन राफेल की सच्चाई हिंदुस्तान के नेताओं की समझ में आ जाएगी, भाजपा की समझ में आ जाएगी। समझा क्यों नहीं पाए राफेल को? देखिए, घोटाला आप कहते हैं, समझा तो आप पाए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया, आपने जाना होगा। मैं पहले आपकी एक बात करवा दूं। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी एक कैंपेन चला रहे हैं देश के अंदर कि मैं भी चौकीदार हूं। अगर ये काम करते तो आज इनको ये चौकीदार वाले चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो है चौकीदार चोर है साबित हो गया, और बेरोजगारों ने कैंपेन चलाया है कि मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी बेरोजगार हावी हो गया है कि मैं भी चौकीदार के ऊपर बेरोजगार हावी है। और बेरोजगारों ने एक देखिए सवाल अभी ये चला था कि मैं चौकीदार हूं, तो मैं ये कहता हूं मैं तो बेरोजगार हूं, तकरीबन काफी 2 साल बेरोजगार है। आप बताइए। सर मैं भी बेरोजगार हूं, और मैं जैसे कि पैरवी बता देता हूं, मैंने कई बार भसीन साहब को भी देखा है, और वो भी हमेशा बस यही बात बोलते रहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार मिला है, ये मिला है। मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 साल में हमारी सरकार को बने 2 साल हो गए हैं कि प्रदेश सरकार ने 2 साल में कितना रोजगार दिया? और कोई सवाल मैडम, आपको कोई सवाल? मेरा बीजेपी से सवाल है कि आपने एक नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आप जब टिकट की बारी आती है तो आपको बार बार रानी जी क्यों दिखती हैं? क्या आपके संगठन में कोई आम महिला नहीं है, कोई आम कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी कोई भी दे सकते थे?
बीजेपी कार्यकर्ता नहीं मतलब बीजेपी को मिलना चाहिए। नहीं, कहने का मतलब ये है कि ये लोग केवल नारा देते हैं, धरातल पे काम नहीं करते हैं। पहले इन्होंने कहा, अब ये कहते हैं कि सब चौकीदार बन जाओ। हमें तो कोई चौकीदार नहीं बनना है, हम लोग बेरोजगार हैं और हमें रोजगार चाहिए। ये मैं चौकीदार नहीं, मैं बेरोजगार, आप बेरोजगार। आपने कहा ये सवाल आपका लेके चल रहा हूँ, आपका सवाल लेके चल रहा हूँ। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई सवाल आपके मन में हो? दोनों पार्टियां सामने है, आज समय है, फिर नहीं आएगा मौका। बीजेपी से मेरा कहना यह है, जब जो है वो सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी थी कि हमला होने वाला है, तो इतनी बड़ी फौज जो एक साथ क्यों भेजी? ये चुनाव के लिए साजिश है। 2 और सजा तो हमको, हमारा कहने का मतलब गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था तो इनको दे देना चाहिए। इतना बड़ा जो होता है आतंकवादी हमला, उसके बाद राजनाथ सिंह फिर भी अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। वो आम जनता वो कह रही है कि इतने में तो राजनाथ सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर कह रहे हैं कि मैं चौकीदार नहीं, मैं बेरोजगार हूं। उधर मैडम कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा दिया गया है, इसके अलावा धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। रानी जी को क्यों टिकट दिया जाता है? तीसरी बार ये सवाल आया। सुनिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग बेटी बचाओ वाले नारे के बारे में अध्ययन करके नहीं आए और केवल ये एक मिनट बहन जी, मैं बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। जिस प्रकार से बच्चियों के विकास के लिए, मैडम आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल आपकी बातों को ले जाऊंगा वहां तक। बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? चाहिए सर, अध्ययन आप लोगों को करना चाहिए कि धरातल पे कितना काम हो रहा है। सर बसीन सर, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, हम आपको बहुत सुनते हैं, हमने हर सरकार का कार्यकाल देखा है, लेकिन आप केवल नारे देते हैं, धरातल पे इन 4-5 सालों में कोई काम। देखिए इनको महसूस क्यों हो रहा है सर? इनका हमारे साथ हैं पोल मैडम, भी सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे जान लेते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, वहां से शिकायत आ रही है कि महिला कह रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। कह रही हैं आप, मुझे बताइए, आप यदि बात करें बच्चों की, तो बच्चों के साथ क्या हो रहा है इस देश में? कठुआ रेप देख लीजिए, उन्नाव रेप देख लीजिए, कहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है? इनके यहाँ बच्चों का कोई महत्व नहीं है। ये बच्चियों की शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे, ये बच्चियों को अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे। आप मुझे बताइए ना, इन्होंने लड़कियों के लिए क्या किया? सिर्फ एक स्लोगन दे दिया, अपना चौकटा जो है उन्हें होर्डिंग्स में लगा दिया, केवल ये किया। कहाँ है महिलाएं? महिलाओं का प्रतिनिधित्व कहाँ कर रही हैं महिलाएं इनके यहाँ? आप मुझे बताइए कि जिस वक्त रेप्स हुए बच्चियों के साथ, उस वक्त इनकी मंत्री कहाँ थी? कब आई स्मृति ईरानी सामने बोलने के लिए? सुषमा स्वराज, कौन आया सामने बोलने के लिए? देखिए सर, आप अब जवाब देना पड़ेगा। शायद आपने सुना हो, आप वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, सवाल सुना आपने। देखिए जो पोल मैडम है, सुजाता पोल जी, वो भी कह रहे हैं, उनकी भी शिकायतें। पूरी बात बताते हैं आपसे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा नहीं है, बल्कि धरातल पे इसको लागू किया गया। बच्चियों की जो शिक्षा है वो अपने आप में निःशुल्क है। इसके अलावा जो खाते खुलवाए जा रहे हैं उसमें अगर आज आप बच्चे का पैसा जमा कराते हैं तो उसके जब 18 साल की हो जाएगी तो उसको इतना अधिक योजना, जी हाँ, समृद्धि योजना की बात, इसी प्रकार की सारी जितनी हमारी योजनाएं हैं, अगर हमारे बहनें जो अगर उसको अध्ययन कर लेंगी उसका लाभ उनको भी मिलेगा। जागरूक नहीं, आप कह रहे जागरूक नहीं है महिला, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। मामले की बात करें तो इनकी अपनी महिलाएं जो हैं, उन्होंने दबाई उस महिला की आवाज। उस महिला के साथ जो हुआ उसके बारे में क्या कहना है? सर ये गंभीर आरोप अपने आप में है, दोबारा सवाल कीजिए। संजय कुमार जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए, उस महिला को क्यों नहीं सामने लाया जाया? मैं दूंगा इसका जवाब। पहली बात तो मैं बहन जी से कहना चाहूंगा कि इस बारे में चर्चा कांग्रेस के लोग ना करें तो बहुत बेहतर है। इनके राष्ट्रीय कार्यकर्ता के तौर पर हमें, वो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कौन क्या आपको लगता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हूँ? सुनिए, मैं इस पर कोई बहस नहीं करूंगा कि कौन क्या है, लेकिन कौन क्या है ये सब कोई जानता है। एक बात सब जानते हैं, बहस नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन पर ये आरोप ले कांग्रेस ने नहीं हटाया। इसी प्रकार से एक नहीं मैं 20 केस गिनवा दूंगा। की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहा हूँ। इसकी नाम लीजिए ना। नाम अभिषेक मनु सिंघवी का नाम मैं ले रहा हूँ। मैं अभिषेक मनु से, और सुन लीजिए, इनके युवा मोर्चा, मैं कमल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इन मैडम के सवालों का जवाब दीजिए जो क्वेश्चन इन्होंने पुट अप किए। सवाल पूछना है। आपने पहला सवाल पूछा राज्य लक्ष्मी के बारे में। उन लोगों ने बेगार प्रथा चलाई, उन लोगों ने, उनके खानदान में कोड़ हो गया और उत्तराखंड के हर परिवार से एक एक नरबली इन लोगों ने दी है और यहाँ से इन्होंने बेगार और कुली प्रथा चालू करी है। उस सामंतवाद को हमारे जो गुरुजी हैं जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त करी है, क्या ये मानसिकता सामंतवादी नहीं है? ये जो सामंतवादी विचार है, किससे सवाल है आपका? हमारा इनसे गुरुजी से।
भसीन साहब, दूसरा सवाल ये 1900 हम लोग आज़ाद हो गए, आप 1952 में आ रहे हैं उसमें करने के लिए। अगर सकलानी और बडूनी जी जो हैं वो आंदोलन नहीं करते, ये राजशाही भी हमारे लिए जो है कश्मीर की तरह दर्द बन जाती। एक सवाल मेरा अंतिम और है, और दोनों पार्टियों से है, इसलिए हम नोटा के लिए हम लोगों को कह रहे हैं कि आप करिए। दोनों पार्टियां नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित राजनीतिक, आर्थिक, और ये जो बीजेपी पार्टी है ये स्वदेशी के नाम पे जो इन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रभक्त हैं, वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता जिसने स्वदेशी की जो परंपरा है, जो स्वदेशी का नारा दे करके झूठे तरीके। सर तीनों सवाल सुने आपने, दो आपके लिए और एक आप दोनों के लिए। अभी जो बात संजय जी की कही इन्होंने, तो इनकी जानकारी में होना चाहिए कि जैसे इस मामले के सामने है तो उनको तत्काल पद से हटा दिया गया और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो आज भी पदों पर शामिल हैं। इसके बारे में अगर हमारी सुनिए इसके बारे में अगर पैनलिस्ट, एक मिनट मैं उस पर आता हूँ, अगर इस बारे में पैनलिस्ट को टिप्पणी करें तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके पास कह रहे हैं हाँ उल्ला करने से कुछ नहीं होता। जब कोई नेता भाषण देने आता है उस वक्त आप लोग भीड़ क्यों इकट्ठे करते हो? हम घर में बैठ के टीवी में देख सकते हैं, क्यों इस वक्त आप आवाज नहीं उठाते? बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ और यहाँ पर मैं बिल्कुल सर, आपका जो पेज है उनके हाथ में, उनसे जवाब लूंगा। इनकी विदेश नीति, इनकी आर्थिक नीति, इनकी इंडस्ट्रियल नीति, दोनों के जो महिलाएं हैं। सर आप कुछ कहना चाहिए? मैं एक निकाला हुआ जो है वो चौकीदार हूँ। अच्छा, निकाले हुए चौकीदार हैं आप? ये चौकीदार है, मैं भी चौकीदार। 10 साल से चौकीदार हैं? हाँ चौकीदार हूँ, जो उत्कृष्टकारी, मैं उत्कृष्टकारी कर रहा हूँ जिला उल्मड़ के अंदर, और जिला अधिकारी उल्मड़ ने उत्कृष्टकारी के आधार पर मुझे नियमित नियुक्ति के लिए संस्तुति दे रखी है। यहाँ पे मानव अधिकार आयोग और जिला शस्त्र न्यायाधीश ने और सारू ने मेरे कार्य का तारीफ कर रखी है। और इन्होंने जो है, आपके नाम की ब्रांडिंग हो रही है, इन्होंने जो है योगेंद्र यादव निरीक्षक जो एक अपने को जो है तानाशाह समझ रहे हैं, और सारे मंत्रियों के आगे। ठीक है, एक सवाल आपका, महिलाओं के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ पे कुछ, जब आप निकलते हैं घर से सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे रात की बात हो, दिन में क्या छेड़खानी की कोई मामले चाहे आपकी सहेलियों के साथ कभी सामने आए कि नहीं आए? जब मैं घर से निकलती हूँ सबसे पहले मेरे अंदर खुद में एक डर होता है कि हाँ मैं एक लड़की हूँ तो मैं किस तरीके से जाऊंगी। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी, क्या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो बहुत जोरों शोरों से लगाती है, लेकिन क्या कभी उन्होंने हमारे बारे में सोचा है? अगर वो खुद हमारी बेटियों के उसमें होते तो वो उन्हें तब बात समझ में आती, अगर वो खुद एक बेटी होते। आपकी समस्या भी यही है, कुछ कहना चाहेंगे आप भी? आप कहना चाहेंगे? स्टूडेंट है, यहाँ पे छात्रा हैं, इन्होंने अपनी समस्या बता दी है दोनों की तरफ से कि आपको डर अभी भी लगता है। और आपको कोई सवाल? आपका सवाल? मेरे भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों से सवाल है, आखिर इस प्रदेश को बने हुए 19 साल हो गए, ये स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात कब करेंगे? स्थायी राजधानी कब होगी? स्थायी राजधानी कब होगी? ये आप सभी सहमत है इस चीज से कि स्थायी राजधानी होनी चाहिए? दिखाइए स्थायी राजधानी। स्थायी राजधानी, देखिए ये बीजेपी से पूछने वाला सवाल है। ठीक है, एक सवाल आपका भी सर, चौकीदार वाला। मैं बिल्कुल पूछूंगा, आप बैठिए। सर पहले तो स्थायी राजधानी की बात करिए, बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले तो मैं अपने मित्र का उत्तर देना चाहूँगा। इनके पत्र में बहुत साफ, सुनिए, 8 मार्च 2019 का पत्र है ये, ठीक है, कोई बहुत पुराना नहीं है, ये महीना मार्च का चल रहा है ना, और आज तारीख क्या हुई हमारी? ठीक, सुनिए 25 तारीख हो चुकी, सुनिए। और इसमें जो है, इसमें किसी की नौकरी लेने का सवाल नहीं लिखा गया, यानी कि जो उन्होंने यहाँ वक्तव्य दिया वो गलत था, और आपके सामने रख रहा हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए ना, आगे आपके सामने रख रहा हूँ मैं, आपके सामने सुनिए। अरे के बारे में आप तो पत्रकार हैं ना, आपसे पढ़िएगा। हाँ देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है, और उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं कि कार्रवाई की जाए। और ये पत्र कब का है? अभी 15 दिन पुराना पत्र, 8 मार्च का 2019 का। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये अपने आप में आधारहीन है। आरोप आप लगा रहे हैं जो निराधार बता रहे हैं। दूसरी बात गैरसैंण की, गैरसैंण के मामले में हमारी पार्टी के द्वारा अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की दिशा में काम करेंगे, और वो हम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं सर, ये काम कर रहे हैं। एक मिनट और दूसरी बात, एक सेकेंड। लेकिन कांग्रेस के द्वारा अभी राहुल जी आए, गैरसैंण के मामले में, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ, आप गैरसैंण के मामले में एक शब्द उन्होंने नहीं बोला, और कांग्रेस के द्वारा गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए कुछ नहीं किया। आपने क्या काम किया? गैरसैंण में जितना भी आज तक काम हुआ है कांग्रेस की सरकार ने किया है। हमने वहां पे अवस्थापना सुविधाओं का विकास का काम हमने किया है, विधायक हॉस्टल हमने वहां पे करे, हमने वहां पे सड़कें बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिर्फ वहां पे राजनीति करी। आप देखें जो इनके अजय भट्ट जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, वो गैरसैंण जाते हैं, उपचुनाव में वहाँ पे घोषणा करते हैं क्या किया? कि हम राजधानी आपने क्या किया? जैसी बना दिया आपने राजधानी, बनाएंगे। आपने बना दी
देखिए गैरसैंण के पक्ष में सबसे पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। हमने वहाँ विधान भवन बनाया, विधायक आवास बनाए, कर्मचारी आवास बनाए। इससे ज़्यादा क्या है, ये तो काम इनका था। बड़ा आप बताइए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में रही हैं, अभी तक स्थायी राजधानी क्यों नहीं बना? मैं आपको बता दूं, आज 18 साल हो गए हैं उत्तराखंड को और युवा भी हो गया है और ये स्थिति है। और हम अपना परिवार से सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इतना काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पर आपको बता दें, 18 साल से गैरसैंण में कोई विकास नहीं हुआ। इतना बड़ा विधानसभा बना दिया है कांग्रेस ने, बीजेपी ने, पर घोषणा नहीं कर रहे कि गैरसैंण बनाना है। ये लोग क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, ये लोग कहते हैं हमने विकास किया। आज लोग पलायन को मजबूर हो रखे हैं। ग्रामीण लोग भी। ठीक है, आपका सवाल था कुछ? एक और छोटा सा ब्रेक लेना मुझे मैडम, उसके बाद सवाल पूछने से पहले मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि एक तेरे खत भी आज लतीफे की तरह लगते हैं। बहुत हंसता हूँ जब लफ्ज़ वफा आता है। तो हमारे कांग्रेस और बीजेपी के मित्रों से जब हम विकास की उम्मीद लगाते हैं तो बहुत ही कई बार तो शर्म आती है बोलते हुए कि 21वीं सदी में हम लोग रह रहे हैं, हिमालय राज्य है यहाँ पर। 21वीं सदी में भी एक महिला रोड में प्रसव कर रही है तो बहुत ही गंभीर बात है। शिक्षा को लेकर बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी आएंगे क्योंकि जंग हिंद का कार्यक्रम जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि चर्चा जारी रहेगी। सवाल अब भी हैं, जहां पे जनता मौजूद है वो चाहती है कि एक एक सवाल सत्ता में बैठे बीजेपी नेताओं से भी और कांग्रेस से भी, क्योंकि सत्ता में ये भी रहे, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते। 2019 देहरादून से लाइव आप मेरे साथ हैं। चर्चा इससे पहले आपने देखी, कुछ सवाल थे, जनता के जवाब भी मिल पा रहे हैं। अब जाए, एक चौकीदार यहां पर खुद हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनको ही नौकरी से निकाल दिया। क्या मैं सही कह रहा हूं? मैं क्या सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं मैं? नौकरी से निकाल दिया, नौकरी से निकाल दिया, जानबूझ के निकाल दिया, मुझे बुझ के निकाल दिया। मैं भी चौकीदार के स्लोगन वोट बटोरने की कोशिश में, लेकिन चौकीदारों का बुरा हाल। बिल्कुल सर, आपका जवाब ले रहा हूं मैं। देखिए, जो बात अभी सामने आ रही है, ये बात शासन के संज्ञान में भी है, क्योंकि जो जहाँ पर ये सर्विस करते होंगे उस व्यक्ति ने, जिन्होंने एंगेज किया होगा, उसने किन कारणों से निकाला वो जानता होगा। लेकिन उनको आश्वासन दे पाएंगे यहाँ से हमारे माध्यम से? सही सुनिए, मुख्य बात यह है कि अभी मोदी जी के द्वारा 31 मार्च को पूरा संवाद किया जाने वाला है और उसमें चौकीदारों से बात भी करने वाले हैं। और चौकीदारों की जो स्थिति है उसके निश्चित तौर पर हम भी उससे सहमत हैं, बहुत ख़राब है। खास तौर पर जो एजेंसीज के माध्यम से आते हैं, उनकी ना तो तनख्वाहें अच्छी हैं, ना उनकी नौकरी की कोई सुनिश्चितता है। उनकी बात करवा पाएंगे मोदी जी से? देखिए, मोदी जी का सिस्टम पूरे देश के अंदर 500 केंद्रों पर होने वाला है, लेकिन ये हमारे भाजपा कार्यालय में है, इनकी हम बात को सुने। आप भाजपा कार्यालय में जाइएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से झूठ नहीं बोल सकते हैं। बोलिए कमल जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर शीला रावत जी बैठी हैं जो इतने दिनों से धरने पे थी। विधानसभा में मतलब बैकडोर एंट्री से नौकरियां लग जाती है। दोनों पार्टी के लोगों ने नौकरियां लगाई क्योंकि इनके गॉडफादर होते हैं उन नौकरियों के, लेकिन उनका कोई गॉडफादर नहीं है। शीला रावत जी हैं हमारे से। आप शीला रावत जी हैं? अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? आप एक्चुअली सर पूरे कंफ्यूज हो गए। हमारा एक क्वेश्चन था कि जब ऊपर से आदेश हो गए हैं तो क्या एक विभाग का निदेशक सरकार से बड़ा है? क्या मुख्य सचिव से बड़ा है? जब उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है तो आपके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं, सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं, क्या वो दूसरी सरकार चला रहे हैं? क्या वो सरकार से बड़े हैं? सरकार से बड़े हैं क्या अधिकारी? सरकार से बड़े अधिकारी हैं? दोनों से पूछूंगा मैं। बोलिए सर। जो भी हमारी बहन ने बात कही है, उसका जो पत्र भी दिखाया गया, मैं सीधे तौर पर सेक्रेटरी ने आदेश किया कि नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं और निश्चित तौर पर डायरेक्टर जो सरकार से बड़ा नहीं हो सकता, तो जो नियम है उसके अनुसार इनको लाभ मिलेगा। उम्मीद करेंगे नियम के अनुसार ही कार्रवाई हो। लेकिन बैकडोर एंट्री से नौकरियां मिल रही हैं, आपकी सरकार में मिलती थी और इन पर भी आरोप है। नहीं, आरोप लगाना ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन बैकडोर नहीं, बल्कि ये उपनल का हमने, क्योंकि सीधी भर्ती नहीं हो रही थी, उपनल का हमने गठन किया। हमने युवा कल्याण से बेरोजगारों को रोजगार देना। रोजगार दिए, कोई आंकड़ा आपके पास भी है कि नहीं? आपकी सरकार में कितने दिए? आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे? जब हम युवा कल्याण की बात करेंगे, अभी हमारे रतोड़ी साहब कह रहे थे 18,000 नौजवान सिर्फ युवा कल्याण के माध्यम से इस प्रदेश में रोजगार करते, हजार नौजवान उपनल के माध्यम से इस प्रदेश में रोजगार करते, और उन सब नौजवानों को आज बेरोज कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और जाति की बात भी कही थी, और आज सरकार उनको सिर्फ चौकीदारी स्थायी की बात भी की। हमने जब पिछली हमारी सरकार थी हरीश रावत जी की, हमने उनको संविदा कर्मचारी घोषित करने की भी घोषणा की थी। अब वर्तमान सरकार बदल गई, अब मुकर रही है, तो हम क्या? इनके फैसले इतने पसंद क्यों नहीं आते आपको? नहीं, पसंद नहीं आते, इनके फैसले ही विचित्र होते हैं।
उदाहरण के लिए जो उन्होंने अभी बात कही है कि हमने तो लोगों को रोजगार दिया, और हमारे साथी ने एक आरोप भी लगाया, उपनल के माध्यम से मूल रूप से सैनिक परिवारों के बच्चों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन जिनकी पहुंच रही, जिन्होंने कुछ वहाँ पर चढ़ाया कांग्रेस के शासन काल में उन लोगों को नौकरियां मिली हैं। तो ये आरोप सही है। और वर्तमान में जो व्यवस्था की गई है वो केवल बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है? यहाँ पर कुछ बैठे हैं, हाँ, बेरोजगारी का विषय है और उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी काम कर रही है। और इसमें इन्वेस्टर्स बीट का जो हमारा एक बड़ा पक्ष है वो रोजगार के देने के बारे में। आ गया क्या? कितना निवेश है? 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। आ चुका है? जी आ चुका है। निवेश आ चुका है। इन्वेस्टर्स मीट के पहले सरकार ने लॉज चेंज करे, बाय लॉज चेंज करें। लैंड यूज आसानी से आप जो है फॉरेस्ट लैंड को चेंज कर सकते हैं इंडस्ट्री के लिए, कोई पूछ नहीं है, क्योंकि आप अडानी और अंबानी को हमारी जमीनें देना चाहते हैं और ये नहीं होने देंगे। हम पलायन को रोकने के लिए नौकरी मांगते हैं। कुछ आरोप लगा रहे हैं क्या? मैंने 2 नौकरी तो पक्की दे दी, एक पकोड़े तलने की और एक चौकीदारी की। आप पढ़े लिखो, ये 2 नौकरी इनकी तरफ से है। पलायन कर रहे हैं ग्रामीण इलाकों से। कमलनाथ जी ने भी बैंड बजाने की नौकरी दिया भी मध्य प्रदेश में युवाओं को। आप यहाँ की बातें करिए कि यहाँ की सड़क व्यवस्था को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, इन पर बातें करिए ना। आप बताइए कि आप महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं, आप यहाँ के नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, इसके जवाब दीजिए। आप मुद्दों को इधर उधर मत भटकाइए। आप मुद्दों को भटका रहे हैं क्या सर? आप मुद्दों को भटका रहे हैं? मैंने शुरू में ही कहा था झूठ और जालसाजी, उसमें एक शब्द और जुड़ जाएगा। जवाब दीजिए। पूरी मैं बता दूं ना, पूरा अभियान बेशर्मी के साथ ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस का जो 55 साल का राज रहा है। अगर आपको झूठ लगे, क्या यहाँ युवाओं को जो वायदा किया गया था 2 साल में कितने रोजगार दिए आपकी सरकार ने? दूसरा, ग्रामीण इलाकों से जो पलायन हो रहा है उसके लिए सरकार ने क्या किया है? जो कह रहे हैं कि CLU की बात आपने की है, ठीक है, उसके लिए इंडस्ट्री के लिए आपने प्रलोभन दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है लोगों का। 2014 में जब मोदी सरकार बनी, इस देश की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी, यानी कि छिन्न भिन्न अवस्था। उत्तराखंड की बात कीजिए। अरे भाई उत्तराखंड, आप देश की अभी तो पहले उत्तराखंड की बात करूं, उसके बाद देश की बात। अभी उत्तराखंड देश के हिस्सा है। सर मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा सर? पलायन की जो बात की, सुनिए, नहीं बनने वाली है, अभी केंद्र की सरकार बनने वाली है। केंद्र की स्थानीय मुद्दे क्या गायब हो जाएंगे? स्थानीय मुद्दे गायब हो जाएंगे तो आप ही कह रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, जो फ्रेजाइल 5 और व्यवस्था थी, जिस प्रदेश को महिलाओं ने बनाया, उस प्रदेश का नेतृत्व क्या महिला को नहीं करना चाहिए? आप बताइए। और क्या इन्होंने कभी भी कोई महिला को आगे किया? इस बार सांसद मैडम रक्षा मंत्री तो महिला ही है। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री माला राजलक्ष्मी शाह, जिनका हमने पहली बार सांसद तो बीजेपी की ओर से ही थी ना, उत्तराखंड की। नहीं, इसके पहले भी 2 रही। उत्तराखंड की पहले थी, लेकिन उनकी शक्ल किसने देखी? तो आप कर क्या रहे हैं? आप अभी लोकसभा की जो 5 प्रत्याशी हैं उसमें हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। आप बताइए, आपने दिया है क्या? वो कांग्रेस से थोड़ी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस और बीजेपी की फिक्सिंग है। मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि अडानी अंबानी के लिए मोदी जी काम करते हैं, तो वो वाड्रा जी के लिए काम करते हैं। वाड्रा के लिए काम करते हैं, आरोप लगे। मैं आपके पास आऊंगा सर। देखिए, अभी प्रियंका जी ने जिस तरीके से कहा था कि चौकीदार अमीरों के होते हैं और प्रधानमंत्री जी अमीरों के चौकीदार हैं, ये मेहुल चोकसी के चौकीदार हैं, विजय माल्या के चौकीदार हैं, नीरव मोदी के चौकीदार हैं, और कांग्रेस जो है बेरोजगारों की चौकीदार है। तभी तो बड़ों की चोरी करवा देते हैं। आज प्रियंका गांधी, सुनिए, पहली बात तो प्रियंका गांधी अमीर है कि गरीब, और उन्होंने कितने चौकीदार रखे हुए हैं जरा बताएंगे? पहली बात तो ये है कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और माल्या, इसको एनपीए किससे दिया? सारे कांग्रेस से दिया। और जब उन पर फंदा कसने लगा, वो देश छोड़ के भाग गए और इनको पकड़ के कॉलर से लाया जा रहा है, उनको कॉलर पकड़ के लाया जा रहा है, और कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रही है। हमें कि नीरव मोदी बाहर आए। मैडम आएंगे आपके पास, आप लड़िए मत, आएंगे आपके पास। जनता के सवाल आप जान लीजिए मैडम, जनता के सवाल ले लेते हैं, उसके बाद सीधा आपके पास आऊंगा मैं। आप बताइए, आराम से बैठ कर। ठीक है, ये सब एक साइलेंट हो जाए। ये ऑनलाइन पिटीशन पीएमओ का, ये इंटरनेट पोर्टल, इनको ये खुद नहीं बोल पाएंगे। मैडम देखिए, आप ऐसे बहस करेंगे तो जो जनता देख पा रही है उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आप बहस करें तो कैमरे पर करें, क्योंकि आप घर घर दिखाई दे रहे हैं। देखिए,
एक बड़ी दिक्कत है कि जैसे ही आप भाजपा के विरुद्ध सवाल उठाते हैं तो ये इमीडिएटली कहते हैं कि आप कांग्रेसी है। कहां से कांग्रेसी? क्या हम सब इनका विरोध अगर करें तो कांग्रेसी हो जाएंगे? यदि हम कोई सवाल उठाए तो देशद्रोही हो जाएंगे? ये किस प्रकार के जनता से पूछ लेते हैं। आप तो यहाँ खड़े इसलिए आपको कह रहे हैं, लेकिन उनको नहीं कह सकते हैं। पहले आप समस्या थोड़े कम शब्दों में बताइए। ये पीएमओ का इंटरनेशनल ये इंटरनेट क्या कहते हैं पिटीशन, ऑनलाइन पिटीशन, ये चीफ सेक्रेटरी के क्या कहते हैं इंटरनेट पोर्टल में भी देखा जा सकता है। आप जो जितने भी ये समाज के ठेकेदार, पॉलिटिशियन, लीडर हो ना, आपने उत्तराखंड को पापियों का भूमि बना दिया और इंटरनेशनल छवि। आपकी समस्या क्या है? खत्म की आपकी समस्या क्या है? मैं कह रहा हूं 12 साल का एक कंजरव जनजाति का बच्चा आजीवन कारावास काट रहा है, और जो आपके ही सेंटर और ये उत्तराखंड के बाल आयोग ने डिक्लेयर कर दिया 4 साल पहले, इन्फॉर्म किया आपके गवर्नर को, आपके चीफ सेक्रेटरी को। सर ले लीजिए, जवाब लूंगा मैं आपसे। ठीक है। और आपका सवाल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर चौकीदारी चोर हो तो क्या करा जाए? हमारे गुरुजी ने ये कहा कि हमारे जो नेता हैं वो जमीन से उठे हुए हैं। कौन सा ऐसा नेता है जो जमीन से उठा हुआ है और उसके पास आज कुछ भी नहीं है? 5 साल के अंदर अंदर ऐसा कौन सा व्यापार करते हैं वो जो करोड़ोंपति हो जाते हैं, अरबोंपति हो जाते हैं? जिस समय वो राजनीति में आए थे उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन 5 साल में कितनी धन दौलत उन्होंने इकट्ठी। एक आपका भी, आप भी कुछ कहना चाहते थे जी, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आज 25 तारीख है, 25 मार्च, और 26 मार्च को हमने उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने यहाँ पे एक रैली की थी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे, जिसमें बेरोजगारों को 2 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, उनको ढेर लाठी मारी गई है। उसका जवाब कौन? उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की दर है तो 8% से ज्यादा रही है, और देश की जो प्रगति की विकास दर है 60% रही है। शर्म की बात है आज कितनी बेरोजगारी है। मेरा सवाल ये है, अंबानी अडानी को तो पहले ये देश को बेच चुके, अभी कुछ समय पहले मंदिर समिति में अंबानी के बेटे को सदस्य बनाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में क्या कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं है जिसको आप मंदिर समिति में रख सकते थे? मेरा कहना ये सर, ये लोग विकास की बात करते हैं। एक छोटी सी कंट्री सिंगापुर है, वहां पानी भी खरीद के पीते हैं वो लोग। टूरिज्म में पूरी कंट्री चल रही है। हमारा उत्तराखंड से भी बहुत छोटा है शायद से, और हमारे यहाँ पे किस बात की कमी है हमारे उत्तराखंड में बताइए? आज यहाँ पे कोई विकास नहीं, सब लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं। वहाँ पे लेकर सवाल है आपका। बिल्कुल टूरिज्म। मेरा कहना यह है, पत्रकार सुरक्षित पटेल मारा गया, कुंवर परसों ये पुण्य परसों वाजपेयी निकाल दिया, इसी गरीबी उसमें चौकीदार। आप इसको लेकर भी सवाल करें। नहीं, हम सुरक्षित नहीं तो सुरक्षित। हाँ, कौन सुरक्षित है? बेटे को इन्होंने सदस्य बनाया, अभी ये पूछ लेना जरा, क्यों, किस आधार पे बनाया? वो तो उत्तराखंड मंदिर समिति में अभी अंबानी के बेटे को सदस्य को लेकर सर बड़ा सवाल है। उत्तराखंड का कोई भी यहाँ पर ऐसा शख्स नहीं था कि उनको जिम्मेदारी दी जाए बड़ी, ये तो बड़ा सवाल है अपने आप में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर समिति मूल रूप से उत्तराखंड के लोगों की है, लेकिन मेरा एक प्रश्न और भी है कि क्या हम पूरे देश के लोगों को उसमें योगदान नहीं ले सकते? जब हमारे पूरे दुनिया के लोग अपना योगदान देते हैं, अगर हमने किसी को प्रतिनिधित्व दिया तो क्या उसमें बुराई हो गई? उत्तराखंड से नहीं हो सकता था? क्यों नहीं है? सारे जो अध्यक्ष से लेकर के पूरी समिति सब उत्तराखंड के लोगों की है। क्यों बनाया? एक आध सदस्य अगर लिया गया है और उनके द्वारा बड़ा योगदान दिया है तो क्या हम अपने आपको सवाल था, एक उनका सवाल था, हम उसको कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी बात जो पलायन की बात आ रही है, मैं उसमें कहना चाह रहा हूँ कि पलायन में भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र जी की सरकार ने पलायन आयोग बनाया। पलायन इनका जवाब दीजिए पहले तो आप। नहीं, इनका विषय मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। ये कारावास में 12 साल का जनजाति का लड़का, उन्होंने कहा है ये कारावास से 12 साल से मामला है, वो देखेंगे आप। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर ये कानून की प्रक्रिया है, किन अपराध में किया गया, क्या किया गया। बैठिए। कोई व्यक्ति 12 साल से कारागार में है, किन कारणों से हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हमको टिप्पणी करना मुश्किल होगा उसके बारे में जब तक पूरा इतिहास हमारे सामने नहीं होगा। और पलायन आयोग की बात मैं करना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने पलायन आयोग बनाया, उसने रिपोर्ट दी, और जो प्रमुख क्षेत्र जिन कारणों से पलायन होता है उनको चिन्हित किया गया। उसमें एक रोजगार है। इनका पलायन आयोग का मुख्यालय जो इन्होंने पौड़ी से देहरादून शिफ्ट कर दिया। जब पलायन आयोग ही शिफ्ट कर दिया तो ये पलायन कैसे रोक पाएंगे? इन्होंने पलायन आयोग का गठन तो किया, पर अध्यक्ष ही पलायन कर गया। सुनिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जब पलायन नहीं कर गए, इनके अपने जो राष्ट्रीय नेता जिनको बताते हैं वो हरिद्वार से पलायन करके नैनीताल चले गए हैं। हरीश रावत की बात करें हम। ठीक है
ठीक है, उनकी इच्छा थी वो, उनकी अरे हारने का डर था, वो केवल डर है हार का, इस वजह भागे हैं वहां से। अब काला साहब कुछ कहना चाहते हैं, बहुत देर से मैं इनके पास नहीं आया हूँ। काला साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। देखिए, मैं पुलवामा पे जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने अपना प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, अपने जीवन का अर्पण तर्पण कर दिया, तो डिफेंस मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस फेल हुई है। और केवल सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते केवल 2 लाइन अब तक पहुंचाना चाहूंगा कि वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं और मरेंगे इस वतन के लिए, ये शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। क्या ये कह सकते हैं? नहीं कह पाएंगे। कांग्रेस के जो नेता है प्रीतम सिंह भी कहते नजर आते हैं कि जो जवानों के शौर्य है उस पर आप राजनीति करते हैं। ये भी उसी तरह का सवाल कर रहे हैं कि आपकी जो चूक है उसको आप नहीं मान रहे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी सर्जिकल स्ट्राइक और एक्शन पर राजनीति नहीं की। अगर सवाल उठाया हमारी सेना पर तो कांग्रेस ने उठाया, तो बड़े बड़े पोस्टर भी लगे। सुन, अगर सम्मान देने का तो क्या प्रॉब्लम, आप भी करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको। हमारा दूसरा सवाल है, आपने किस मुंह से हमारे सैनिकों के शौर्य पर सवाल खड़ा किया? किस मुंह से आपने कहा कि हमें सबूत दीजिए, ये दिखाएं, और फिर पाकिस्तान की भाषा को बोलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया सवाल कर रहा है, उनका जो बयान था कपिल सिब्बल की बात, सरकार पर विश्वास नहीं करेंगे, अपनी सेना पर विश्वास नहीं करेंगे, सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं करेंगे, आयोग पे विश्वास नहीं कह रहे कि इंटेलिजेंस। देखिए, राहुल गांधी के बयानों को इंटरनेशनल यूएन में बताइए, फिर इमरान खान को क्यों पाकिस्तान के नेशनल डे की बधाई दी जाती है, क्यों देते हैं आप? वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, अभी तक सुनिए, वो कह रहे नहीं हुई इस बात। वो राहुल गांधी बोलते रहेंगे तो क्या मान लेंगे? राहुल खान ने ट्वीट किया, आपने देखा नहीं? इमरान खान का ट्वीट, इमरान खान का ट्वीट तो हमने देखा है। इमरान खान तो बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन इमरान खान को जो दिखा रहे हैं आईना, वो हमारे मोदी जी दिखा रहे हैं। और सुनिए, एक मिनट, हमारे एक मित्र ने प्रश्न उठाया कि एक नेता बताइए जो जैसा था। मैं कहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री जिसके पास अपनी जिस संपत्ति थी उससे आगे नहीं बढ़ी है, जिस हालात में था वो रह रहा है और एक मिशनरी तरह काम कर रहा है। देखिए, गुमराह करने की राजनीति दोनों पार्टियों ने करी। ये जब वोट लेने के लिए जाते हैं तो इन्होंने कहा था 100 दिन में हम लोकायुक्त यहाँ नियुक्त कर देंगे। और एक बात, मलिन बस्तियों के नाम पे यहाँ के जो मेयर थे उन्होंने कहा 15 दिन पहले बोर्ड में मैं मलिन बस्तियों का मालिकाना हक दूंगा। लोकायुक्त खंडूरी जी के टाइम पर आ चुका था, कांग्रेस की सरकार आने के बाद उसको बिगाड़ दिया गया। और मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस तो 5 साल तक रही, क्यों नहीं लोकायुक्त आई? लेकिन अब प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, समय की कमी है। जी हाँ, आप जनता से वोट उनको ही करना है। 2 मिनट है मेरे पास, आपका बिल्कुल आपका जवाब बहस के बाद आपका जवाब बिल्कुल सर से दिलवाऊंगा मैं। बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो समझ नहीं आएगी। सर, कांग्रेस जितनी शांत यहाँ बैठी है और विपक्ष में उतनी शांत बैठी है, उनकी भूमिका हम क्यों निभाते हैं? वो इस पर सवाल, ठीक है, दोनों पार्टियों से हैं। एक मिनट, दोनों पार्टियों से सवाल है कि इस लोकसभा चुनाव में आपके मैनिफेस्टो में राजधानी का प्रश्न है या नहीं है? एक आखिरी सवाल। ठीक है, आपका एक सवाल राजधानी वाला, मैडम बोलिए। मेरा दोनों पार्टियों से सवाल है। पहले एक तो माता पिता को आप आश्वासन दें कि आप मतलब जो बेटी की सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, उस पर कार्य करेंगे। दूसरा, जो एक पत्र आपके सामने आया था कि जो निष्कासित कर दिए गए हैं, 330 दिन से एक बेटी धरने स्थल पे बैठी है। अगर आपकी बेटी खुद धरने स्थल पे अकेली बैठी होती, उसके मन में आपके लिए क्या पीड़ा होती, आप उसको गौर करके अब ये बताइए कि जो पत्र का अवहेलना हुई है, जो पत्र की अवहेलना हुई है, सरकार उसको कितने दिन में लागू कर दे? पत्र की अवहेलना हुई है। 3 सवाल आपके, राजधानी का वादे घोषणा पत्र में होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। एक सवाल यहाँ से ले लीजिए, बहुत कम समय मेरे पास। नहीं, मेरा सवाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये है कि आप लोग यहाँ पे उत्तराखंड की बात कीजिए। यहाँ पे टिहरी लोकसभा है, आप पलायन की बात करें तो यार टिहरी के नाम पे ही पलायन हो गया। नाम सिर्फ टिहरी का है, जबकि शहर की 9 विधानसभाएं उसमें है टिहरी में, ठीक है। और जो बात है शिक्षा की, तो परिसीमन तो ये करते ही नहीं है। बस ये अब जो 2027 में परिसीमन होगा तो उसमें तो पहाड़ पूरे मैडम 10 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड। हमारी पहाड़ की राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए, गैर ठीक है। मेरे पास छोटा जवाब सर, राजधानी का मुद्दा होगा कि नहीं घोषणा पत्र में? और मैडम का भी जो उन्होंने कहा था उसको लेकर विपक्ष ने क्या जिम्मेदारी निभाई? निश्चित तो हाँ ना कर नहीं, पूरी तरह हाँ में है। हम गैरसैंण के पक्षधर हैं। कांग्रेस कह रही है गैरसैंण को हमने आपसे सर यही सवाल। कांग्रेस तो 3 राजधानियां, हाँ है ना? कांग्रेस तो 3 राजधानी, आप बताइए। हाँ है ना? वो कह रहे हैं हाँ है ना? ग्रीष्मकालीन का वादा किया, उसे हम पूरा करेंगे। ग्रीष्मकालीन का वादा किया है, पूरा करेंगे। वो कह रहे घोषणा पत्र में होंगे, इनको पकड़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा। यहाँ जो बैठी जनता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल धरने का है, उन्होंने नहीं दिया, समय की कमी है। नोटा की बात कही जा रही है, लेकिन वोट कीजिए, वोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जंग हिंद में कौन जीतेगा ये सवाल जो
अभी तक जारी है, इसका जवाब 23 मई को मिलेगा। वोटिंग करने आप भी जाइएगा, क्योंकि जंग हिंद का हमारा कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हर लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और सवाल करेंगे, जवाब तो आपको देना ही होगा, क्योंकि नेताजी 5 साल आपने मौज की है या काम किया है, इसका हिसाब जनता मांग रही है। देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।